नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो 22 नवंबर को एग्जाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को प्रिंट फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो संविधान सभा है इसका गठन कब हुआ था। तो बहुत ही सिंपल सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी जो पहली बैठक है वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोनों से प्रश्न पूछा जा चुका है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसको लिखा है नवीन चावला जी ने। किसने लिखा है? नवीन चावला जी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से आपका कौन सा त्यौहार है जो कि एक प्रकार के बोट फेस्टिवल से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें आपको नौका देखने को मिलती है। और इसमें ऑप्शन था वल्लम कली। आप सभी को पता होगा कि जो वेम्बानद लेक है केरल में इस वल्लम कली फेस्टिवल का आयोजन होता है और उसमें आपके नौकाओं की रेस भी होती है। तो वल्लम कली हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो यूनेस्को का स्थल है जिसका नाम है रानी की वाव, तो आपको बताना है कि ये किस नदी के तट के ऊपर स्थित है। तो रानी की वाव की बात करें तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 2014 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी थी और ये आपके सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ पर है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और ये आपको गुजरात के पत्तन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? गुजरात के पत्तन में। अच्छा, अब यूनेस्को हेरिटेज की बात हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे देश में जो टोटल यूनेस्को के हेरिटेज हैं इनकी संख्या है 40। अगर हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा हेरिटेज हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इटली में सबसे ज़्यादा 58 हेरिटेज साइट है। इसके अलावा अगर हम लोग अपने देश की 2 नवीनतम साइट की बात करें तो एक तो आपका धौलावीरा है जो कि इसी साल गुजरात में घोषित किया गया था। हमारे देश का 39वें नंबर का है। 40वें नंबर का है रामप्पा टेम्पल जिसे आप लोग रुद्रेश्वर भी कहते हैं, तो वो हमारा 40वें नंबर का है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में टोटल 3 यूनेस्को के हेरिटेज हैं। एक आपका चंपानेर पावागढ़ का जो पार्क है, उसके अलावा रानी की वाव है और नया वाला बन गया है धौलावीरा। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि 19 जुलाई 1905 को ये विभाजन हुआ था। अक्टूबर 1905 में ये विभाजन लागू हो गया था। बाद में 1911 में इसको कर लिया जाता है रीस्टोर, यानी कि ये जो विभाजन है वो रद्द हो जाता है। तो सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा और इसका निर्माण करवाया था हमारे चंदेल वंश के राजा थे जिनका नाम था विद्याधर। तो ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव के मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने करवाया था। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आप लोग जीडी में यहाँ पर कर रहे हैं ठीक वही प्रश्न हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में करते हैं अनअकैडमी के ऊपर, यानी कि वहाँ पर आपका लाइव टेस्ट होता है। तो उस लाइव टेस्ट में हम लोग 2019 में जो टफ प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करते हैं, 2020 के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं जो जीडी में पूछे जा रहे हैं। और मेरी क्लास डेली होती है दिन में 12 बजे। ये देख सकते हैं दिन में 12 बजे होती है। रात की 10 बजे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग पूरे 2021 के करंट को रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरी इन फ्री क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो इसके ऊपर आपको हमारे भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक मैनर में करना चाहते हैं
तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम प्राइस में आप यहाँ पर जो हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी मदद से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है और जब आपसे वहाँ पर कोड पूछा जाए तो कोड यूज करिएगा KV10। जैसे आप KV10 यूज करेंगे आपको तुरंत किसी भी कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 का जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। अब ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों ने ये बताया कि पूछा गया था कि BCCI के द्वारा जसप्रीत बुमराह को पुरस्कार कौन सा मिला था। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि हमारे देश में देती है BCCI। तो ध्यान रखिएगा, BCCI के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। और अभी जो उस दिन हम लोगों ने करंट किया था उसमें मैंने खेल वाले सेक्शन में ये प्रश्न आपको कराया भी था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश का जो बंदरगाह है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अब ये भी सिंपल सा प्रश्न था क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया था ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना और जापान। आप सभी को पता होगा कि जो दक्षिण अमेरिका हमारा है उसके पूर्वी हिस्से में आपको मिलेगा ब्राजील, और ब्राजील आपके अटलांटिक में अपना सीमा साझा करता है। तो इसके जो भी पोर्ट हैं वो सारे अटलांटिक में हैं, तो यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो फेम कार्ड है इसको किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो पिछले साल जो हमारे यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक है उसके द्वारा फेम कार्ड को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि डूरंड कप के 130वें संस्करण का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये बिल्कुल आपके करंट का था 2021 के। आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में इस साल डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किया गया कोलकाता में, और इसको जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने। किसने? गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता। अगर हम बात करते हैं डूरंड कप की तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। एशिया के साथ साथ हमारे भारत का ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और दुनिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका नाम है FA कप। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों वाला कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान का है अनुच्छेद 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं, और संविधान का जो अनुच्छेद 161 है इसके अंतर्गत जो आपके गवर्नर होते हैं वह किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं। फिर देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की जो क्रांति है वो कब और कहां पर समाप्त हुई। आप सभी को पता होगा कि मार्च महीने में आपके मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी मंगल पांडे जी के द्वारा, लेकिन पूछा गया है कि समाप्त कहां पर हुई। तो इस स्थान तो मुझे नहीं पता है कहां पर हुआ था, लेकिन 8 जुलाई 1859 को लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इस क्रांति को सप्रेस कर दिया था। तो मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, अगर स्थान आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था इसमें हमारे देश की GDP वृद्धि दर क्या थी। तो आपको पता होगा कि GDP हमारी वैसे ही गिर रही थी, कोरोना के कारण और इसमें गिरावट हुई, और इसीलिए जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा था उसमें हमारी ग्रोथ थी -7.3%। कितना? -7.3%। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत ने किस देश में पहला रुपे कार्ड लॉन्च किया था। अब देखिए, रुपे कार्ड की बात करें तो पिछले साल भी हमने कुछ खाड़ी के देशों में लॉन्च किया था, लेकिन अगर हम लोग पहले रुपे कार्ड की बात करें तो ये हमने 2018 में लॉन्च किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में हमने रुपे कार्ड को लॉन्च किया था। अच्छा, रुपे की बात हुई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल जो हमारा UPI ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जो हम लोग भीम UPI यूज करते हैं, इसको हमने पहली बार लॉन्च किया है भूटान में। यानी कि UPI के लिए पहला देश भूटान बना है और रुपे कार्ड के लिए पहला देश था सिंगापुर। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन से टैक्स को लागू किया गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा
कि दिल्ली सल्तनत के दौरान कई सारे टैक्स लगे थे, जैसे जकात है, खराज है, खम्स है और जजिया है। अब एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे बता सकते हैं। फिर पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो बताइए ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 155 में। किसमें? हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 155 है उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फिर प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, इसकी अध्यक्षता किसने की। सिंपल सा प्रश्न है। जो हमारे देश के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हर साल हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष इसके थे जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या पूछा गया कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी इसमें जुते हुए, हल नहीं है जी, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये आपको कहाँ से मिला था। तो जुते हुए खेत की बात करें तो ये राजस्थान के कालीबंगा से मिला था, तो कालीबंगा हो जाएगा करेक्ट। बाकी देखिए ये मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, इससे आप लोग अच्छे से मैप के जरिए समझ सकते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ से संबंधित है और वहाँ पे किसके साक्ष्य मिले थे। वैसे अगर हम मिट्टी के हल की बात करें तो ये तो मिला था बनवाली में, लेकिन अगर हम लोग जुते हुए खेत की बात करें तो ये था आपके कालीबंगन में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में भी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला था। कई बार मैं आपको करवा चुका हूं। 55वां वाला मिला था हमारे अक्कीतम अच्युथन नंबूदिरी साहब को, जो कि मलयालम भाषा के राइटर हैं। पिछले साल इनका निधन भी हुआ था। सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में मिला था, मैंने आपको बताया था, जीएस कुरूप साहब को, जो कि मलयालम भाषा के राइटर हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसी महिला को मिला था वो मिला था आशा पूर्णा देवी को 1976 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा गया कि एम.एन. राय के द्वारा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो आपको दक्षिण में मिलेगी उसकी स्थापना हुई थी 1925 में, समझ गए ना। लेकिन ये पूछा गया था कि एम.एन. राय द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापित हुआ था 1920 में, ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गोवा मुक्ति दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारी सेना ने जो पुर्तगाली गोवा में रह रहे थे उनको मार के भगाया था। तो 19 को गोवा आप कह सकते हैं मुक्त हुआ था, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 को होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 31 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके भारतीय संघ में शामिल हुआ था, इसीलिए जो इसका स्थापना दिवस है वो 31 मई को होता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहां पर हुआ था। तो पिछले साल जो ये सम्मेलन है वो आपके हुआ था सऊदी अरब में, इस साल वाला हुआ है इटली में, अगले साल वाला इंडोनेशिया में होगा, 2023 वाला हमारे भारत में होगा और 2024 वाला होगा ब्राजील में। तो सारे के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस साल फिलहाल हुआ है इटली में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसने जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर गेंदबाजी की थी। अब ये प्रश्न एग्जैक्ट आया था या नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल वैसे इस गेंदबाज का नाम है अनिल कुंबले। दरअसल 2002 में वेस्ट इंडीज से एक मैच हो रहा था, उस दौरान इनका जबड़ा चोटिल हो गया था, उसके बाद में भी इन्होंने 14 ओवर की थी गेंदबाजी। तो नाम इनका है अनिल कुंबले। फिर प्रश्न था कि वाटरलू का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो वाटरलू की युद्ध की बात करें, इसी में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में बेल्जियम का जो वाटरलू नाम का स्थान है वहां पर यह लड़ा जाता है 18 जून 1815 को, और 2019 में यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हुंडरू जलप्रपात है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो सुवर्णरेखा नदी के ऊपर आपको ये जलप्रपात देखने को मिलेगा और ये झारखंड राज्य में स्थित है। फिर पूछा गया था कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 76 है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा,
76 की बात करें तो ये महान्यायवादी जो हमारे देश में होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिस पद पर इस समय के वेणुगोपाल साहब हैं, उससे संबंधित है अनुच्छेद 76। फिर पूछा गया कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपको मिलेगी प्रशांत महासागर में। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पूर्वी सिरे में है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है। अब देखिए, तिलक साहब ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो द ओरियन इनकी पुस्तक है, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास ये भी इनकी पुस्तक है जिसको 1903 में इन्होंने लिखा। फिर इनका है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। गीता रहस्य इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको इन्होंने मांडले जेल में लिखा था और ये बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित भी हो चुकी है। फिर अगली पुस्तक थी द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष ये पुस्तक भी तिलक साहब ने ही लिखी थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2020 में कौन सा चक्रवात आया था। तो सबसे जो खतरनाक चक्रवात था उसका नाम अम्फान था। आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसने तबाही मचाई थी। उसके अलावा जो हमारी नई चक्रवात की सारणी है उससे भी 2 आए थे, एक है निसर्ग और एक का नाम था गति। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो यह किस अनुच्छेद में है। तो जब हमारे संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और ये आपको मिलेगा 123 में। किसमें? 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है और 213 के अंतर्गत हमारा जारी करता है राज्यपाल। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर पूछा गया कि वर्साय की जो संधि है ये कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो कि 1914 से 18 तक चला था, उसके बाद में हुई थी वर्साय की संधि। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो संधि है ये 28 जून 1919 को हुई थी और इस संधि के द्वारा जो जर्मनी है उसके ऊपर कई सारे खतरनाक टाइप के प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो मुख्य रूप से इसमें आपका ब्रिटेन था, इटली था, फ्रांस था, यूएस था। इन्होंने जर्मनी के ऊपर बहुत ही खतरनाक टाइप के रिस्ट्रिक्शन लागू किए थे। फिर प्रश्न पूछा गया कि मीराबाई चानू जो हैं वो किस भार वर्ग की खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू ये 49 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। 2016 में इनको खेल रत्न पुरस्कार, 2018 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और इस साल टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश ने जो पहला पदक जीता था वो भी दिलाया था मीराबाई चानू ने, और ये आपकी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि जो 29वां व्यास सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया। सेकंड टाइम ये पूछा गया। तो नासिरा शर्मा को कागज की नाव नाम की उनकी रचना के लिए 29वां व्यास सम्मान मिला था। 30वां वाला मिला है शरद पगारे साहब को पाटलिपुत्र की सामग्री नाम की पुस्तक के लिए। फिर एक था कि आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर थी और इस साल एक बार फिर से जो स्पॉन्सरशिप है वो मिल चुकी है वीवो को। तो इस प्रकार से जो भी एग्जैक्ट प्रश्न मुझे मिले थे उनको डिस्कस मैंने किया हुआ है। पीडीएफ जो इससे पहले वाले सेट की है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रश्न आपको लगे कि इस वीडियो में शामिल नहीं है उसके बारे में आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे मैं उसको पीडीएफ में इंक्लूड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।